नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का टॉपिक मैंने लिया है। और आपके जैसे जैसे एग्जाम्स पास आ रहे हैं आपके लिए एक बहुत डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ रहा है। उसके लिए मैं आपको बताऊं किसी बिना किसी प्रेशर के आपको बहुत कूल होकर पढ़ाई करना है और टॉपिक को बहुत अंदाज से बहुत मजे से हम कह सकते हैं इसको कवर करेंगे। तो बेसिकली तो मैं तो आपको हर क्लास का जैसे क्लास 10th और 12th बेसिकली मैं आपको डील करता हूँ। तो अभी हम बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक्चुअल में जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी मैं पूरी बुक रिकैप कराऊंगा इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो ये जो चैप्टर है ना आपके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने इससे पहले के भी पॉइंट्स में आपको बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले मैं इसकी थोड़ा सा रूपरेखा आपको बता दूं कि इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बेसिकली बात करते हैं ना इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी एक ऐसी प्लेस को कहा जाता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उससे फ्यूचर में क्या हम जनरेट करते हैं, मनी जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? मनी जनरेट करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स का केस क्या होता है कि देखिए अगर हम बेसिकली बात करते हैं भारत में कई सारे मतलब एक तरीके से यूरोपियन कंपनी का रूल था। ठीक है, यूरोपियन क्यों बोला गया? क्योंकि एक नहीं था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो था आपका ब्रिटेन का। जो ब्रिटेन था इसका इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है क्योंकि इसने अप्रोक्स 200 ईयर्स तक भारत में क्या किया, शासन किया। अब ये 200 साल तक जब ये शासन किए, इसकी अगर हम रूपरेखा के बारे में आपको बताएं तो इसमें भी आपको डिटेल में क्या समझना है। जब ब्रिटेन रूल कर रहा था तो एक कंडीशन थी 1757 का बैटल। इससे पहले ये लोग भारत में सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, ट्रेड करते थे। लेकिन कंडीशन बदली और युद्ध का स्तर बड़ा हुआ। युद्ध का स्तर कैसे बड़ा हुआ अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये लोग ट्रेड करते थे और ट्रेड के बदले में ये टैक्स देते थे। उस समय भारत में रूल था मुगलों का। मुगल भारत में रूल कर रहे थे। लेकिन जब भारत में मुगल रूल कर रहे थे और ये इनसे टैक्स वसूल करते थे, लेकिन कंडीशन क्या हुई, इनका लालच बढ़ना शुरू हो गया। जब लालच बढ़ना शुरू हो गया तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि ये टैक्स यहाँ पे देना बंद कर दिए और एक बैटल हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। ये एक छोटा सा मैंने रिकैप दिया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दूसरा इंपॉर्टेंट बैटल था, ठीक है, 1764 का। कौन सा बैटल था? 1764 का, जो था बैटल ऑफ बक्सर। तो जो बैटल ऑफ बक्सर था ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें इनको 3 जगह इंपॉर्टेंट थे जिसका नाम था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यहां से इनको दीवानी राइट्स मिल गए और इनकी जैसे दीवानी राइट्स मिले तो जितना भी टैक्स का कलेक्शन था वो अब डायरेक्ट कौन करने लगा? ब्रिटेन करने लगा। तो अभी तक जो एक तरीके से हम बात करते हैं जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे मौजूद थे अभी तक क्या कर रहे थे, ये ट्रेडिंग पार्ट था, ये सिर्फ ट्रेड करते थे। लेकिन अब ये क्या करने लगेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन करने लगेंगे। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन ये करना शुरू करेंगे तो उसके बाद अगर देखा जाए और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन करते गए फाइनली अगर आपको ध्यान रहे 1757 से 1857 का एक रिवोल्ट हुआ था और फाइनली 1947 को देश आजाद हुआ। तो अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 100 ईयर यहाँ और 100 ईयर यार यहाँ, करीब कितने साल इन्होंने शासन किया? 200 साल तक भारत में इन्होंने रूल किया। जब 200 साल तक इन्होंने भारत में कंट्रोल कर लिया तो उस केस में अगर देखा जाए तो ये जब रूल कर रहे थे इससे पहले भारत की क्या स्थिति थी और जब ये छोड़ के गए भारत इसके बाद की क्या स्थिति है। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चैप्टर का जब तक रूपरेखा आपको क्लियर नहीं होगा ना तब तक आपको चैप्टर दोस्तों समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसी में आगे बात करते हैं, जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो उस समय है ना, उससे पहले भारत की स्थिति क्या थी उसके बारे में चर्चा की गई। तो भारत की इकोनॉमी थी प्रॉस्परस। ठीक है, ना बहुत ज्यादा अच्छी ना बहुत ज्यादा बुरी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ज्यादातर इकोनॉमी जो उस समय भारत में थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थी, इसीलिए इसको एग्रियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक,
व्हेन लोग, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री तो थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, हाथों से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। जो हाथ से बने हुए हस्तशिल्प उद्योग होते थे, इनका बहुत ज्यादा चलन देखने को मिलता था। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करते हैं बेसिक पर्पस क्या था ब्रिटिश रूल का भारत में, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, was to use Indian economy as a feeder economy for the development of British। देखिए, ये एक तरीके से सिर्फ जीने योग बनाना चाहते थे, मतलब वहां से लगातार खाना चाह रहे थे सारी चीजें, और क्योंकि यहाँ से भारत को क्या मिल रहा था, रॉ मटेरियल मिल रहा था, और जो रॉ मटेरियल था वो डायरेक्टली कहाँ पहुंचाते थे, ब्रिटेन पहुंचा देते थे। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश रूल का, और भारत में जो लोग थे उनको पूरी तरीके से कमजोर बना दिया था, अगर आप नोटिस करोगे। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया है। अब भारत में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो पावरफुल थे, वहीं इंडियन जो थे वो कमजोर थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे जब इंडियन के ऊपर रूल कर रहे थे, तो ये पावरफुल है और ये वीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब पावरफुल नेशन वीक नेशन के ऊपर रूल करने लगता है, तो उसको बोलते हैं कॉनिकल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट कहेंगे, कॉनिकल गवर्नमेंट बोल देंगे। यानी ब्रिटेन यहाँ पे क्या है, कॉनिकल है, और ये इंडिया क्या है, ब्रिटेन की कॉलोनी है, और इस पूरी प्रोसेस को कॉलोनिज्म कहा जाता था। तो देखिए क्या लिखा है, द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉनिकल गवर्नमेंट वर कंसर्न्ड विद मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो जो भी काम कर रहे थे अपने देश के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए कर रहे थे, और जो इनकी पॉलिसीज थी ये बहुत ही ज्यादा चेंज लेके आ रही थी इंडियन इकोनॉमीज में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसी में अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 1757 में हुई। उसके बाद कई सारे, देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मतलब लैंड के ऊपर बहुत सारे एक्ट लगा दिए। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था। ठीक है, एक था आपका रेतवाड़ी, ठीक, और एक था आपका महलवाड़ी। ये तीन इंपॉर्टेंट क्या थे यहाँ पे, मतलब इन्होंने रूल आगे किए थे, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो कुछ जगह 1792 लिखा है, कुछ जगह 1793 भी लिखा है। तो जमींदारी सिस्टम आया था। जमींदारी सिस्टम क्या होता था कि भाई भारत में बहुत सारे पीजेंट्स थे, तो एक पीजेंट तो था नहीं, तो पीजेंट जब बहुत सारे थे तो उन पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लगना था। अब टैक्स, अंग्रेजों की संख्या तो लिमिटेड थी, सब कोई जाके टैक्स नहीं, तो ये क्या करते थे, जमींदार अपॉइंट करते थे। जो जमींदार होते थे वो पीजन से टैक्स वसूल करते थे, और जो जमींदार हैं ये किसको पैसा देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे। तो इन्होंने एक जमींदारी सिस्टम, और इन्होंने कहा हमको इससे मतलब नहीं आप क्या लेते हो, हमको इन्होंने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि मुझे पर ईयर या पर मंथ इतना अमाउंट मुझे चाहिए। उस अमाउंट को ही यहाँ पे उसके बेस पे बोला गया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो लेके आए थे। कुछ जगह रेलवेज स्टार्ट की गई। अगर भारत में बात किया जाए तो 1853 में पहली बार ट्रेन चली थी, यहाँ पे 1850s कर लीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश 1850s, तो भारत में इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। मेरी बात समझ में आ गया या? और लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या किया, ताकि भारत में जो गुड्स है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जा सके। इसी तरीके भारत में रेलवे ब्रिज बनाए गए, जिसमें अलग अलग जगहों को आपस में क्या किया गया, इंटरकनेक्ट किया गया। उसके अलावा क्या हुआ, जब भारत में, अगर माना जाए रफली मैं स्केच बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये मैं बेसिकली आपका यूरोप बना दे रहा हूँ, ये अफ्रीका है, और ये मान के चलिए इंडिया है। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, भारत यूरोप से अगर ट्रेड करता था तो ये जगह आता था। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे जब आप कहीं रोज लगातार कहीं आ रहे हो जा रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपके ट्रेडिंग रूट जो होते हैं बहुत आसानी से कैच कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ट्रेडिंग रूट को आसान बना दिया गया, और यहाँ पे ये रेड सी होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए यहाँ पहुंच गया। इस कंडीशन को कहा गया स्विच कैनाल, जो कि 1869 में बना हुआ। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, भारत में जनसंख्या कितनी है इसको जानने के लिए, ताकि हम उसी हिसाब से भारत में कुछ नए नए प्रावधान लेके आए, तो पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ 1881 में। ठीक, उसके बाद भारत में कई सारी कंपनीज स्टैब्लिश होना शुरू हो गई, उनमें से एक थी टिस्को। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, भारत में भुखमरी जैसे केस आए, गुड्स बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, और भारत में प्रोडक्शन जो बनना चाहिए, जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ, तो उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। ठीक है, आप डेट मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ 1921 लिखा है, लेकिन हो सकता है ये 1929 भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन हो। ठीक है,
पायनियर ऑफ द इंडियन एविएशन, यानी कि यहाँ पे इंडियन एविएशन यानी कि एयरलाइन शुरुआत हुई 1932 के आसपास, ठीक है। इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। तो आपको जो चीजें यहाँ पे कंटेंट दे रखा है उसको आपको ध्यान रखते चलना है कि कैसे समय क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, इसके बेस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका रिकैप के रूप में है, तो चैप्टर का एनालिसिस आपको ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर सेक्टर आपको ध्यान क्या रखना है, इंडिया इकोनॉमी वाज ओवरवेलमिंग। ज्यादातर लोग क्या होते थे कि जैसे ये लैंड लगा हुआ तो यहाँ जरूरत से ज्यादा लोग क्या कर रहे होते थे, काम कर रहे होते थे, एग्रीकल्चर इन ए कैरेक्टर, और सब लोग एग्रीकल्चर पे इंगेज थे। देयर वाज ए स्टैग्नेशन, इससे क्या हुआ, भारत की इकोनॉमी डाउनवर्ड जा रही थी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस क्या हैं वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे शुरू में ही मैंने अभी आपको बताया, लैंड सेटलमेंट सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहे जाते हैं। एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कहा गया था। फिर वहां पे मतलब पहले क्या होता था, लोग जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, लोग एग्रीकल्चर को बेचना शुरू कर दिए। उसके बाद लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हुई, यानी जो प्रोडक्शन था वहां पे उसकी क्वालिटी क्या होने लगी, डाउन होने लगी। साथ ही साथ स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे थे, इसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। समय बदलता गया, जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ एक शब्द यूज किया जाता था टैक्स के लिए, लगान। चाहे सीजन अच्छा हो या ना अच्छा हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, उनको टैक्स देना पड़ेगा। मेरी बात समझ, यानी एक भारतीय ही भारतीय के ऊपर अत्याचार कर रहा था, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे इन्होंने ऐसी पॉलिसी बना रखी थी। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। अब एग्रीकल्चर का जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्रॉप वर प्रोड्यूस फॉर द सेल इन द मार्केट रेदर देन सेल्फ कंजम्पशन। यहाँ पे क्या हुआ, सेल्फ कंजम्पशन के बारे में बात नहीं हो रही। लोग क्या कर रहे थे, अभी तक मैंने बताया ना कि आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेल्फ कंजम्पशन कर रहे थे। फार्मर वर इंट्रोड्यूस बाई हायर प्राइस, जो फार्मर थे उनको बहुत अधिक मात्रा में पैसा देना पड़ता था फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप सो दैट दे कुड बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री। ये एक रॉ मटेरियल के रूप में इसको यूज करते थे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बहुत तेजी से क्या हो गई, बढ़ने लगी। इसके अलावा मैंने बताया था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी, यानी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि भारत में आधुनिक मतलब कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। जब आधुनिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो पुरानी पद्धति को आज भी फॉलो कर रहे थे। जैसे खेत, जैसे आज आपकी डेट में देखिए बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर से जुताई कर लेते हैं। लेकिन उस समय भारत के पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, ना कोई अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी हुआ करती थी, यानी पानी की सिंचाई वगैरह, ना लोग बहुत अच्छा खाद वगैरह के बारे में जानते थे, जिसकी वजह से इनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम होता था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब पैसा, जैसे मैंने बताया, स्कैरसिटी थी, भारत में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो बहुत अच्छे से नहीं हो रहा था, यानी इंडिया एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टेड इन टेरेसिंग फ्लड कंट्रोल। अब होता क्या था भारत में, जैसे आप जानते हो फ्लड वगैरह आ गए, इससे प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं था कि हम यहाँ पे बांध वगैरह बना दें ताकि ये जो जो पानी वगैरह है वो आसानी से निकल सके। तो हम इसके लिए कोई विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। तो इसके स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब यहीं पे हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। वो एक ऐसा दौर था जहां पर ब्रिटेन में बहुत सारी इंडस्ट्री लग रही थी। जब ब्रिटेन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग रही थी तो लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि जहां पे हमें कोई चीज बनाने में 100 रुपए लगते थे, अब 20 रुपए लगने लगे। तो यानी हमारी कॉस्टिंग क्या हो गई, कम हो गई। जब कॉस्टिंग कम हो गई तो प्राइस भी क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इससे क्या हुआ, जो भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे उनके उद्योग धंधे बंद होना शुरू हो गए। इस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया कि डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टू सेटिस्फाई टू मोटिव्स। पहला क्या था, भारत से इनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता था बहुत कम रेट में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सस्ते में माल बेचने लगे थे। दूसरा इनका क्या था कि फिनिश गुड्स भारत में लाके ये बेचते थे, जिनका इनके बहुत अधिक मात्रा में फायदा हो जाता था, क्योंकि इनकी सेल लगातार बढ़ती चली जा रही थी। हायर प्राइस तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का और महंगा होता था, क्योंकि हाथों से बनी हुई वस्तुएं बहुत ज्यादा समय लेती थी और बहुत महंगी होती थी, जो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं था। इसका इफेक्ट क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। यानी लोग क्या हो गए, बेरोजगार होना शुरू हो गए, लोगों के पास रोजगार नहीं रह गया। इसके अलावा क्या हुआ, लोग विदेशों से सामान खरीदने के लिए मजबूर हो गए कि हमको हमारे पास सामान नहीं,
हमको अननेसेसरी मतलब मजबूरी में सामान यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। साथ ही साथ भारत में कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी। जैसे उस समय अगर हम बात करें, आज की डेट में तो बहुत सारे भगवान दया से अच्छी-अच्छी चीजें भारत में देखने को मिलती है, लेकिन उस समय हमारे पास कोई कैपिटल गुड्स नहीं था, जो कि पहले ब्रिटिशर्स के पास मौजूद था, जिसके वजह से हमें बहुत दिक्कतें होती थी और ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन। और भारत में अच्छे उद्योग लगाने के लिए अंग्रेज लोग नहीं उत्सुक थे। क्यों नहीं उत्सुक थे? क्योंकि उनको ज्यादा फायदा चाहिए था। अगर वो भारत को टैलेंटेड बना देते तो भारत पर रूल कैसे करते? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जब भारत में कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था तो भारत की जीडीपी क्या हो गई? बहुत ज्यादा लो हो गई। ठीक, भारत की जीडीपी लो हो गई। इससे क्या हुआ? जो पब्लिक सेक्टर, देखिए दो मेन सेक्टर है, प्राइवेट और एक पब्लिक। तो पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, पब्लिक सेक्टर रिमेन कॉन्फाइंड ओनली टू द रेलवे एंड पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यानी कि कुछ हिस्सों पे सरकारी कंट्रोल था, बाकी प्राइवेट यानी कंपनी रूल अपना कर रही थी। अब इस कंडीशन में हुआ विदेशी व्यापार को बढ़ाया गया, जिसे बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द कॉनिकल गवर्नमेंट। मैंने शुरू में आपको समझाया था कॉनिकल गवर्नमेंट क्या होती है। तो कॉनिकल गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉलिसी, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर पॉलिसी लगाई, जिससे भारत का जो गुड्स था यानी विदेशी जो व्यापार था वो ठप हो गया। यानी विदेशों से जो ट्रेड हो रहा था वो बहुत कम हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो आप रूट देख रहे हो इसी को स्वेज कैनाल कहते हैं, जो कि रेड सी होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए यूरोप को कनेक्ट करता है। ठीक, यहीं से क्या होता था, और पहले क्या होता था, इतना लंबा रूट है ना ट्रेवल करके आना पड़ता था। तो इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर। अब भारत क्या हो गया, ये इंपोर्ट कर रहा था, सॉरी हाँ, इंपोर्ट कर रहा था क्या चीज, फिनिश गुड्स, और एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इंडिया देखिए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा था कहाँ पे, ब्रिटेन को, और इंपोर्ट क्या कर रहा था, फिनिश गुड्स, बने हुए निर्मित सामान को खरीद रहा था। वहीं अगर बात करें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, एकाधिकार ओवर द इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। भारत का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उसके ऊपर एक छत्र राज करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने स्विच कैनाल वगैरह बना दिए थे जो कि डायरेक्ट रूट को कंट्रोल करता था। जहां पे सामान पहुंचने में 10 दिन या 20 दिन लगते थे, अब वहां 4 से 5 दिन लगने लगे। यानी उन्होंने बहुत लंबी डिस्टेंस को बहुत शॉर्ट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वहीं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, भारत की इकोनॉमी लगातार गिर रही थी। क्यों? क्योंकि जब भारत रॉ मटेरियल बेच रहा था इसको, ब्रिटिशर्स को, तो जो ब्रिटिशर्स के पास पैसा आता था टैक्स का वो भी भारत से ही आता था, और फिनिश गुड्स भारत क्या कर रहा था, ब्रिटिशर्स भारत में लेके आ रहा था, और उनको इनकम हो रही थी ब्रिटिशर्स को। तो अल्टीमेटली भारत को कोई इनकम नहीं हो रही थी, और ये लगातार एक्सपोर्ट सरप्लस पे जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत की इकोनॉमी में ड्रेन हुआ। ड्रेन मतलब कमी आ गई। तो टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑफिस सेटअप बाय द कॉनिकल गवर्नमेंट। और भारत में जो सर मतलब एक तरीके से कॉनिकल गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर भी पैसा यानी कि उनकी सैलरी वगैरह जो भी है वो भारत के खजाने से ही दी जा रही थी। उसके अलावा टू मीट एक्सपेंस ऑन वॉर, अगर कोई युद्ध वगैरह होते थे तो उसके खर्चे भी भारत के खजाने से ही वो किए जाते। साथ ही साथ विदेशी जो इंपोर्ट, इनविजिबल, इनविजिबल देखिए यहाँ पे होता है सर्विसेज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये भारत से जबरदस्ती क्या करते थे, लेबर्स को ले जाते थे और उनसे काम करवाते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ देखने को मिली। समय बदलता गया, भारत की जनसंख्या गणना शुरू हुई, और 1881 में भारत का सर्वे हुआ कि भारत में कितनी जनसंख्या है। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों, डेट आप 1921 मेंशन है यहाँ पे। तो डिस्क्राइबिंग एज ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, हाई बर्थ, वहां पे क्या हुआ था, बहुत अधिक मात्रा में बच्चे पैदा हो रहे थे और उतनी ही तेजी से मर भी रहे थे, क्योंकि उस समय बहुत अच्छे हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, जिसके वजह से हम उनको बचा सके। तो हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम था। मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन पढ़े लिखे बहुत ज्यादा कम थे, तभी तो वो हमारे ऊपर क्या कर रहे गए थे, रूल करने लगे। पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, कोई अच्छे हॉस्पिटल ना होने की वजह से उनकी देखरेख नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो बेचारे बहुत जल्दी उम्र में ही डेथ हो जाती थी। बच्चे पैदा होते थे, 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते थे। तो उनका भी जन्म दर बहुत ज्यादा थी और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी, यानी जितनी ज्यादा पैदा हो रहे थे मर भी रहे थे। और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 69 है, और उस समय अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी 32 से 40 के आसपास
मेंशन है और गरीबी चरम सीमा के ऊपर थी। तो ये बेसिकली डेमोग्राफिक कंट्रोल देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम और आगे बात करें, देखिए कुछ मेन पॉइंट है, जैसे एग्रीकल्चर मैंने बता दिया, दूसरा डेमोग्राफिक बता दिया, तीसरा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है व्यापार क्या था। अगर उस समय देखा जाए ज्यादातर लोग किस पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के, क्योंकि यहाँ पे रीजनल वेरिएशन देखने को मिल रहे थे। रीजनल वेरिएशन का मतलब है कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पॉपुलेशन कम है। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन होती थी उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होता था, ट्रेड होता था। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब उसके बाद बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भारत में। देखिए आपको चीजें ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, ऑक्यूपेशनल हो गया। अभी हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी देश की जो आधारभूत चीजें होती है। जैसे हमें पढ़ने के लिए क्या चाहिए, बुक चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, ठीक है, क्योंकि टीचर्स पढ़ाएगा, या आपके लिए कॉपी चाहिए, बुक चाहिए। वैसे किसी देश के विकास के लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोड, क्योंकि वो रोड के थ्रू ही सामान को लाते और ले जाते थे। तो उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में रोडों का कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने डैम वगैरह बनवाए, ठीक है। और अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे आर्मी को लाते और ले जाते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट नंबर पे आता है रेलवे। इन्होंने रेलवे का बहुत अधिक मात्रा में विस्तार किया, जिससे वो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट में कन्वर्ट कर लेते थे, तो एक तो गुड्स के लिए बेनिफिशियल हुआ, दूसरा अंग्रेज लोग जो थे उनको भी आने जाने में बहुत आसानी होने लगी। साथ ही साथ जो गुड्स था उसको कॉमर्शलाइजेशन वो कर ले गए। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब होता है बेचने में मदद मिल पाई उनको, ठीक है। समय बदलता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिले, जैसे एयर वाटर में भी काम, यानी कि एरोप्लेन बनना शुरू हो गए, वाटर यानी शिप पे काम बहुत आसानी से यानी बहुत बड़ी मात्रा में होने लगा। कम्युनिकेशन का विस्तार हुआ, यानी लोग कम्युनिकेशन कनेक्ट होने लगे। तो जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, ठीक। उसके बाद लास्ट फेज जो आता है आपका, भारत की जो इकोनॉमी है, ठीक है, ऑन द एप ऑफ इंडिपेंडेंस में भारत की इकोनॉमी एक कॉनिकल इकोनॉमी बन के रह गई थी। कॉनिकल इकोनॉमी क्यों कहा गया, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने भारतीयों का बहुत ही ज्यादा शोषण किया, ठीक है, और भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से उन्होंने ध्वस्त कर दी। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा, इन्होंने सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बना के रख दी। सेमी फ्यूडल का मतलब है कि जो सामंतवाद, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए गुलाम राजा इनको आदेश देता था, जो अपने सेनापति, सेनापति नीचे को। तो एक तरीके से भारत सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम रह गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है सिर्फ पैसे वालों के लिए काम किया जाए, यानी प्रॉफिट मेकिंग काम होता था, उसे हम कैपिटलिस्ट कहते थे। स्टेगनेंट इकोनॉमी का सीरियस मतलब होता है ना बढ़ रही है और ना घट रही, यानी स्टेबल रह गई। तो इंडियन इकोनॉमी वाज ए स्टेगनेंट इकोनॉमी एज अ कंट्री ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, और लेस देन 2%। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए भारत की इकोनॉमी जो कहीं मतलब 20% से भी कम हो गया। अगर भारत की जीडीपी ग्रोथ देखा जाए तो इस समय 6 से 7% के आसपास दिखाई दे, लेकिन उस समय 2% से भी ज्यादा कम थी। ये सारी कैटेगरी के बाद भारत की इकोनॉमी बैकवर्ड हो जाती है। तो इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड ड्यू टू द मेनी रीजन लाइक लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपको मैंने बेसिकली इस चैप्टर में हल्का सा रिकैप दिया है। वैसे तो चैप्टर बहुत लंबा है, ऑफलाइन क्लासेस में करीब करीब 15 से 20 दिन ये चैप्टर खींचता हूँ, लेकिन आपके पेपर आ रहे हैं तो एक मैंने शॉर्टकट समरी के रूप में ये चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। आई होप सो आप लोग चैप्टर को बहुत अच्छे से क्या किए होंगे, एंजॉय किए होंगे। चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है, आप चैप्टर को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।